सोचिए कि कोई अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी किसी ऐसे काम में लगा दे जहां लॉन्च होने से पहले ही फेल होने के 90% चांस हों। 90%? मतलब ये तो किसी कसीनो में जुआ खेलने से भी बुरा है। बिल्कुल। सुनने में ये एकदम पागलपन लगता है ना, दुनिया का सबसे खराब वित्तीय फैसला। लेकिन मजे की बात यह है कि आज की जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, हाँ, हमारी तकनीकी दुनिया। सही कहा, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियां इसी खतरनाक फॉर्मूले पर बनी है। देखिए, ये कोई अंधा जुआ नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी और कह सकते हैं कि क्रूर प्रणाली है। आज हम जिस दुनिया में हैं, जहां फोन पर एक टैप से कैब आ जाती है या सॉफ्टवेयर रातों रात अपडेट हो जाता है, वो सब इसी 90% फेल होने वाले मॉडल से निकला है। एकदम सही। और जो 10% सफल होते हैं ना, वो पूरी दुनिया की दिशा ही बदल कर रख देते हैं। तो आज के इस गहन चर्चा में हम इसी सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो डेमोक्रेसी फॉर नेपाल ब्लॉग की एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। इसका नाम है व्हाट इज अ टेक स्टार्टअप। बहुत ही ज्ञानवर्धक पोस्ट है। हाँ, और हमारा मिशन एकदम साफ है। बिना किसी उबाऊ टेक्निकल जार्गन के हम ये समझेंगे कि स्टार्टअप्स असल में काम कैसे करते हैं, वीसी यानी वेंचर कैपिटल का मायाजाल क्या है, और क्यों आज का समय खास तौर पे एआई के आने के बाद इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और मैं कहूँगा कि आज के इस सूचना युग में ना, ये समझना हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सिलिकॉन वैली की कुछ कंपनियों की बात नहीं है। ये इस बात का ब्लूप्रिंट है कि पैसा, तकनीक और इंसान मिलकर हमारा भविष्य कैसे बना रहे हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये टेक स्टार्टअप हमारे आसपास के नॉर्मल बिजनेस से अलग कैसे हैं। बिल्कुल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब अगर शहर के चौराहे पर कोई बेकरी खुली है या कोई प्लम्बिंग सर्विस है, तो उनका गणित बहुत सीधा होता है। आपने दुकान खोली, कुछ ग्राहकों को सर्विस दी, थोड़ा मुनाफा कमाया, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5-10 साल में एक और ब्रांच खोल ली। हाँ, तो बिजनेस की भाषा में इसे लीनियर या रैखिक वृद्धि कहते हैं। एक बार में बस एक सुरक्षित कदम उठाना। और ऐसे लोग अक्सर बैंक से छोटा मोटा लोन लेते हैं। उनकी सफलता का पैमाना बस स्थिरता होती है, एक आरामदायक जीवन। वो रिस्क कम लेते हैं। लेकिन एक टेक स्टार्टअप का डीएनए एकदम उल्टा होता है ना। एकदम उल्टा। उन्हें स्थिरता नहीं चाहिए होती। उन्हें शुरुआत से ही एक्सपोनेंशियल यानी घातीय रूप से बढ़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब उनका टारगेट सिर्फ मोहल्ले के 100-200 ग्राहक नहीं होते। बिल्कुल नहीं। उनका लक्ष्य होता है एक ही झटके में पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की कोई बड़ी समस्या हल करना। और ये सब इंटरनेट और सॉफ्टवेयर की वजह से मुमकिन हो पाता है। जैसे उबर का उदाहरण ले लीजिए। स्रोत में भी ये बहुत अच्छे से बताया गया है। जब उबर शुरू हुआ तो उनके पास अपनी कोई टैक्सी नहीं थी। हाँ, कोई फ्लीट नहीं थी उनके पास। वो बस एक ऐप था। और यहीं पर अर्थशास्त्र का वो जीरो मार्जिनल कॉस्ट वाला नियम काम आता है। सही कहा। देखिए, एक बेकरी वाला एक दिन में 10,000 केक नहीं बना सकता, क्योंकि हर नए केक के लिए उसे उतना ही आटा, चीनी और वक्त चाहिए। लागत पड़ेगी। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या है, एक बार आपने भारी खर्च करके कोड लिख लिया तो उसे एक इंसान के फोन तक पहुंचाने की लागत और 1 करोड़ लोगों के फोन तक पहुंचाने की लागत लगभग बराबर होती है। मतलब शून्य। बिल्कुल। लेकिन उन 1 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने से पहले जो शुरुआती समय होता है, उसमें तो इन्हें भारी घाटा होता है ना। उबर ने सालों तक करोड़ों का नुकसान सहा। हाँ, क्योंकि उनका लक्ष्य तुरंत मुनाफा कमाना नहीं था। उनका लक्ष्य था किसी भी कीमत पर बाजार पर कब्जा करना, तेजी से बड़ा होना। लेकिन यहीं पर गणित बहुत डरावना हो जाता है, क्योंकि स्रोत साफ बताता है कि 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म। तो अगर ये एक ऐसा रॉकेट है जो लॉन्च पैड पर ही फट सकता है, तो इसे बनाने के लिए पैसा कौन देता है? मतलब बैंक तो बिना किसी गारंटी के ऐसे हवाई आइडिया पर लोन नहीं देगा ना। कोई भी समझदार बैंक ऐसे प्रोजेक्ट्स के करीब ही नहीं जाएगा। बैंक को तो गिरवी रखने के लिए कोई जमीन या इमारत चाहिए होती है, कोलैटरल चाहिए उन्हें। बिल्कुल। तो जब किसी युवा फाउंडर के पास सिर्फ एक लैपटॉप होता है और दिमाग में एक आइडिया, तब एंट्री होती है एंजल इन्वेस्टर्स की। एंजल इन्वेस्टर्स
मतलब ये कोई बैंक या संस्था नहीं होते? नहीं, ये बहुत ही अमीर और सफल व्यक्ति होते हैं। इनमें से कई तो खुद पहले स्टार्टअप फाउंडर रह चुके होते हैं। ये बिल्कुल शुरुआती दौर में अपना निजी पैसा, कितना पैसा? लगभग 25,000 से लेकर कुछ लाख डॉलर तक, ये वो दांव लगाते हैं। पर कोई भी इंसान अपनी मेहनत का $500,000 किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों देगा जिसके पास शायद कोई प्रोडक्ट भी तैयार ना हो? ये तो पैसे में आग लगाने जैसा हुआ। क्या ये सच में कोई परोपकारी गार्डियन एंजल होते हैं? अरे नहीं नहीं, ये कोई परोपकार नहीं है। ये एक बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। अच्छा। हाँ, वो पैसे के साथ साथ अपनी सलाह और अपने नेटवर्क भी देते हैं। लेकिन बदले में वो कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं। बिल्कुल, इक्विटी लेते हैं। और ये रणनीति कितनी पावरफुल है, आप पीटर थिल का उदाहरण देखिए। 2004 में उन्होंने फेसबुक में $5 लाख लगाए थे, जब फेसबुक बस कॉलेज का एक प्रोजेक्ट था। हाँ, और जब 2012 में फेसबुक पब्लिक हुआ तो थील का वो $500,000 $1 अरब से ज्यादा का हो गया। वेट, सच में? हाँ, मतलब 2000 गुना रिटर्न, 2000x। बाप रे, 2000 गुना! मतलब ये तो किसी रियल एस्टेट या शेयर बाजार से एकदम बाहर की बात है। गूगल के मामले में भी ऐसा ही हुआ। 1998 में स्टैनफोर्ड के 2 प्रोफेसरों ने, एंडी बैक्टॉल-शीम और डेविड चेरिटन ने, शुरुआती गूगल में लगभग $1 लाख लगाए थे। जेफ बेजोस ने भी निवेश किया था। और आज वो सब अरबपति है? बिल्कुल। तो मतलब ये पूरा खेल ना लॉटरी के टिकट खरीदने जैसा है। एक निवेशक 10 अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाता है, ये मानकर कि 9 तो डूब जाएंगे। हाँ, वीसी की दुनिया में इसे पावर लॉ कहते हैं। पावर लॉ? हाँ, निवेशक जानता है कि 90% स्टार्टअप फेल होंगे, लेकिन उसे उन 9 से फर्क नहीं पड़ता। उसे उस एक यूनिकॉर्न की तलाश होती है, यानी जो कंपनी $1 अरब से ज्यादा की बन जाए। एकदम सही। वो एक सफल कंपनी इतना बड़ा रिटर्न देती है कि बाकी 9 के घाटे कवर करने के बाद भी करोड़ों का मुनाफा हो जाता है। ये शुरुआती दौर के लिए तो ठीक है, पर मान लीजिए किसी स्टार्टअप ने अपना मॉडल साबित कर दिया, अब उसे अचानक से 100 नए इंजीनियर चाहिए या यूरोप में ऑफिस खोलना है, तब तो कुछ लाख डॉलर से काम नहीं चलेगा ना? नहीं, तब तो $50 या $100 मिलियन चाहिए होंगे। तो एक अकेला एंजल इन्वेस्टर इतना पैसा कैसे देगा? यहीं से संस्थागत पैसे यानी वेंचर कैपिटल या वीसी की एंट्री होती है। अच्छा, वीसी फंड्स। हाँ, ये बड़े संस्थान होते हैं जो पेंशन फंड्स, यूनिवर्सिटी के एंडाउमेंट और अमीर परिवारों से पैसा इकट्ठा करते हैं। फिर ये सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी जैसे राउंड्स में करोड़ों का निवेश करते हैं। मतलब इनका काम ही है उस छोटी सी चिंगारी को आग में बदल देना, ग्लोबल लेवल पर। हाँ, पर मैं यहाँ फाउंडर के नजरिए से सोच रही हूँ। जब कोई बाहरी संस्थान आपकी कंपनी में करोड़ों डॉलर लगा रहा है, तो वो चुपचाप तो बैठेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि कई बार फाउंडर्स को अपनी ही कंपनी से हाथ धोना पड़ता है। ये हाइपर ग्रोथ का प्रेशर कैसा होता है? ये बहुत ही क्रूर और हाई प्रेशर वाला माहौल है। जब वीसी पैसा देते हैं तो वो सिर्फ इक्विटी नहीं लेते, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी सीट भी लेते हैं। मतलब कंपनी के फैसलों में उनका सीधा दखल होता है। हाँ, वो बहुत ही अग्रेसिव टारगेट्स देते हैं और हर नए फंडिंग राउंड के साथ फाउंडर की हिस्सेदारी कम होती जाती है, जिसे इक्विटी डाइल्यूशन कहते हैं। सही कहा। जो फाउंडर शुरू में 100% का मालिक था, वो बाद में शायद सिर्फ 10 या 15% का मालिक रह जाता है। और अगर ग्रोथ धीमी पड़ी ना, तो बोर्ड के पास इतनी पावर होती है कि वो उसी फाउंडर को उसी की कंपनी के सीईओ पद से निकाल बाहर करते हैं। मतलब ये सच में खतरनाक लेकिन बहुत रोमांचक गेम है। और ये जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का पूरा कल्चर है, ये तो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली से शुरू हुआ था ना? हाँ, सैन फ्रांसिस्को से। तो दुनिया में तो न्यूयॉर्क, लंदन जैसे इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल हब हैं, पर ये मॉडल सिर्फ वहीं क्यों पनपा? इसके कुछ बहुत ठोस कारण हैं। स्रोत भी बताता है कि सबसे पहला कारण है वहां की टैलेंट डेंसिटी, यानी प्रतिभा का घनत्व। मतलब बहुत सारे स्मार्ट लोग एक ही जगह पर। बिल्कुल। स्टैनफोर्ड और यूसी बर्कले जैसी यूनिवर्सिटीज ने लगातार ऐसे इंजीनियर दिए जो कुछ नया बनाना चाहते थे। आप सोचिए, आप वहां किसी कॉफी शॉप में बैठे हैं, आपके आगे लाइन में खड़ा इंसान कोई वर्ल्ड क्लास कोडर हो सकता है, और पीछे खड़ा इंसान कोई बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट। एग्जैक्टली। जब इतने टैलेंटेड लोग एक छोटी सी जगह में मिलते हैं तो आइडियाज बहुत जल्दी बिजनेस बन जाते हैं। और शायद वहां का जो कल्चर है उसका भी बड़ा हाथ है। मतलब अगर दुनिया के किसी और हिस्से में आपका बिजनेस डूब जाए तो लोग ताने मारते हैं, समाज में उसे कलंक माना जाता है। लेकिन सिलिकॉन वैली में वहां फेल होना एक बैज ऑफ ऑनर है, सम्मान की बात है। अच्छा? हाँ,
वहां का निवेशक उस फाउंडर को ज्यादा पैसा देगा जो पहले 2 बार फेल हो चुका हो। क्योंकि उसने सारी गलतियां करके सीख लिया है। बिल्कुल, निवेशक को लगता है कि अब ये इंसान पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा। ये जो निडरता है ना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, अब ये मॉडल सिर्फ कैलिफोर्निया तक तो सीमित नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि सैन फ्रांसिस्को कोई शहर नहीं, एक सोच बन गया है जो इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैल गई है। हाँ, भारत और चीन जैसे जो उभरते बाजार हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि वो पुरानी तकनीकों को लीपफ्रॉग कर सकते हैं, मतलब सीधे नई तकनीक पर छलांग लगा सकते हैं। और अगर भारत के आंकड़े देखें ना, तो वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। 2014-16 के आसपास भारत में मुश्किल से 500 स्टार्टअप्स थे। हाँ, सिर्फ 500? हाँ, लेकिन 2025 तक ये संख्या 1,59,000 बल्कि 2 लाख को पार कर चुकी है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जहां 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। और बैंगलोर इसका सबसे बड़ा केंद्र है ना? एकदम। पर ये बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ गया? देखिए, दशकों तक बैंगलोर ने पूरी दुनिया के लिए आईटी आउटसोर्सिंग का काम किया। लाखों इंजीनियरों ने ग्लोबल कंपनियों के लिए कोड लिखा, तो उन्हें अनुभव मिल गया। हाँ। और फिर जब देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, सस्ता इंटरनेट आया, तो उन्हीं लोगों ने दूसरों के लिए काम करने के बजाय खुद के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। आज भारत की फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियां पूरी दुनिया से टक्कर ले रही हैं। बिल्कुल। और चीन के शेंजन का उदाहरण तो और भी कमाल है। हाँ, जो 1980 के दशक में बस एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था, और आज वो हार्डवेयर इनोवेशन की ग्लोबल कैपिटल है। ऐसा क्या बदला वहां? शेंजन में ना प्रोडक्शन की स्पीड एकदम चरम पर है। वहां की सप्लाई चेन इतनी तेज है कि अगर आपको कोई नया ड्रोन या गैजेट बनाना है, तो जो प्रोटोटाइप बनाने में सिलिकॉन वैली में महीनों लग जाते हैं, वो शेंजन में कुछ दिनों में बन जाता है। दिनों में। हुआवे और दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी DJI, ये सब वहीं से निकली हैं। और फिर इजराइल भी तो है, जिसे स्टार्टअप नेशन कहते हैं। हाँ, छोटा सा देश है, आबादी भी कम है। तो इजराइल ये साबित करता है कि किसी देश का साइज मैटर नहीं करता। अगर टैलेंट और सही कल्चर है तो आप कमाल कर सकते हैं। इजराइल का सीक्रेट पता है क्या है? क्या? उनकी मिलिट्री सर्विस। अच्छा। वहां युवाओं को सेना में जाना अनिवार्य है। अच्छा। बहुत कम उम्र में ही उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर वाले हालात और साइबर सिक्योरिटी की भारी ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, तो जब वो युवा सेना से बाहर आते हैं तो वो तकनीकी रूप से इतने स्ट्रांग होते हैं और निडर होते हैं कि वो बेहतरीन स्टार्टअप फाउंडर बन जाते हैं। तो इन सारे उदाहरणों से एक बात तो एकदम साफ है कि जहां भी टैलेंट, पैसा और रिस्क लेने वाला कल्चर मिलेगा, वहां एक नया टेक धमाका होगा। बिल्कुल। लेकिन दुनिया भर में फैला स्टार्टअप्स का ये जो जाल है, ऐसा लगता है कि ये अब तक के सबसे बड़े बदलाव के लिए सिर्फ जमीन तैयार कर रहा था। आप AI की बात कर रहे हैं ना? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्रोत भी कहता है कि हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। देखिए, हमने पहले भी बड़े बदलाव देखे हैं, .com बूम या मोबाइल ऐप्स। हाँ, लेकिन AI एकदम अलग है। कैसे? ये सिर्फ काम करने का कोई नया टूल नहीं है, ये काम की पूरी प्रकृति को ही बदल रहा है। मतलब इंटरनेट और AI में एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। अगर हम 90s के दशक को देखें, तो इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा था। वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और सबसे बड़े टेलीफोन नेटवर्क के मिल जाने जैसा था। हाँ, जानकारी वहां थी। जानकारी थी, लेकिन उस लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने के लिए और नया ज्ञान बनाने के लिए तो इंसानी दिमाग ही चाहिए था ना। सोचना तो इंसान को ही पड़ता था। सही बात है। और AI यहीं पर पूरा गेम पलट देता है। एग्जैक्टली। AI सिर्फ जानकारी का भंडार नहीं है, ये सोचता है, लॉजिक लगाता है और सबसे बड़ी बात, ये निर्माण करता है। ये नॉलेज वर्क को वैसे ही ऑटोमेट कर रहा है जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने शारीरिक श्रम को ऑटोमेट किया था। उस लाइब्रेरी का वो लाइब्रेरियन है जिसने न सिर्फ सारी किताबें पढ़ रखी हैं, बल्कि जो आपके एक बार बोलने पर आपके लिए बिल्कुल नई किताब लिख भी रहा है। एग्जैक्टली। स्रोत ने ChatGPT और AI कोडिंग टूल्स को एक सुपर स्मार्ट इंटर्न कहा है। एक ऐसा इंटर्न जो कभी सोता नहीं है, कभी थकता नहीं है और दुनिया भर का ज्ञान उसके पास है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब एक अकेला इंसान 10 या 100 लोगों के बराबर काम कर सकता है। प्रोडक्टिविटी का ये जो विस्फोट है, थोड़ा डरावना भी है ना? डरावना इसलिए है क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। हम अभी AI के आईफोन मोमेंट में हैं। मतलब ये तकनीक अचानक से सस्ती और सबकी पहुंच में आ गई है। हाँ, और हर हफ्ते बेहतर हो रही है। आप मेडिसिन में देखिए, जहां नई दवाओं की खोज में सालों लगते थे, करोड़ों खर्च होते थे,
अब एआई से कुछ ही दिनों में सिमुलेशन हो जाते हैं। शिक्षा हो या ट्रांसपोर्ट, हर जगह प्रोडक्टिविटी की ऐसी बाढ़ आने वाली है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। एकदम सही है। तो अगर हम आज की इस गहन चर्चा को समेटें तो पूरी तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत सेफ और धीमा होता है, लेकिन टेक स्टार्टअप्स एक ऐसा रॉकेट है जिसे या तो आसमान चीरने के लिए या फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाने के लिए बनाया जाता है। और एंजल इन्वेस्टर्स इस रॉकेट का पहला फ्यूल हैं। हाँ, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट अपने करोड़ों डॉलर और पावर लॉ के क्रूर गणित से उसे पूरी दुनिया में फैलाते हैं। सिलिकॉन वैली का ये फेल होने से न डरने वाला कल्चर अब बैंगलोर, शेंज़ेन और टेल अवीव में छा चुका है। और इन सब के बीच एआई एक ऐसा नाइट्रो बूस्ट लेकर आया है जिसने इस पूरी स्पीड को 100 गुना कर दिया है। मानव इतिहास में कभी इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया है। बिल्कुल नहीं। ये सब समझने के बाद ना दिमाग में कई सवाल आते हैं। हाँ। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। अब तक हमने देखा कि एक स्टार्टअप को ग्लोबल यूनिकॉर्न बनने के लिए वीसी के करोड़ों डॉलर और सैकड़ों इंजीनियरों की जरूरत होती थी। लेकिन अगर एआई के वजह से आज एक अकेला इंसान 100 लोगों का काम कर सकता है, वो अकेले कोडिंग, डिजाइन, मार्केटिंग सब कर सकता है। तो क्या भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनाने के लिए इन विशाल वीसी फंड्स की जरूरत बचेगी? यही सवाल है। क्या हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां कोई अकेला इंसान अपने बेडरूम में बैठकर बिना किसी भारी फंडिंग के सिर्फ एआई की मदद से $1 अरब की कंपनी खड़ी कर देगा? ये सच में इस पूरे इकोसिस्टम की नींव को चुनौती देने वाला सवाल है। क्या भविष्य के रॉकेट बनाने के लिए अब फौज की जरूरत खत्म हो जाएगी? सुनने वालों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की वो पहेली है जिसे भविष्य ही सुलझाएगा। बहुत ही शानदार विचार है ये। तो दुनिया के इन तेजी से बदलते आर्थिक और तकनीकी समीकरणों को समझना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। बिल्कुल। इसी के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।